मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। विषय है अंगल मराठा संघर्ष और उसका द्वितीय चरण। जैसा कि पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई थी कि जो अंगल मैसूर संघर्ष का प्रथम चरण था वो अनिर्णायक चरण था। उसमें दोनों में से किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त प्राप्त नहीं हुई थी। आजकल की भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई दोनों के बीच जो युद्ध था वो ड्रॉ रहा। उसमें अंग्रेज़ों को आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी, साथ ही मराठों को भी अपने जो परस्पर व्यक्तिगत कमजोरियां थीं, जो आपसी संबंधों में कटुता थी, उस कटुता का जो प्रकटीकरण इस प्रथम चरण में या संघर्ष के जो प्रथम युद्ध में हो गया था। अब बात आती है द्वितीय चरण की। दूसरे चरण के लिए या अंगल में मराठा संघर्ष के में द्वितीय युद्ध के लिए जो तत्व, जो कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, उनमें मराठों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो मराठों का आपस में पारस्परिक जो संघर्ष था वो एक बड़ा कारण था। हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, जो न केवल मराठा एकता का आधार था, अपितु सर्वाधिक योग्य रणनीतिकार भी था। वो एक प्रभावशाली सरदार था और जब तक वो जीवित रहे तब तक मराठों के आंतरिक संघर्ष से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती थीं उनका सॉल्यूशन करने में या उन्हें सुलझाने में सफल रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात जो मराठा सरदार थे वो परस्पर खुलकर एक दूसरे का विरोध करने लग गए। होलकर हों, पेशवा हों, गायकवाड़ हों, सिंधिया हों, ये इन सब में परस्पर जो प्रतिद्वंदिता थी वो नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात सतह पर आ गई। पेशवा व सिंधिया ने मिलकर होलकर का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। होलकर ने 1802 ईस्वी में सिंधिया और पेशवा की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। होलकर ने राघोबा के दत्तक पुत्र के बेटे विनायक राव को पेशवा बना दिया और पेशवा ने भागकर अंग्रेजों की शरण प्राप्त की। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस घटनाक्रम से लाभ उठाते हुए या इस अवसर को प्राथमिकता देते हुए पेशवा को सहायता देना प्रारंभ कर लिया और दोनों के मध्य बेसिन नामक संधि हुई। बेसिन की संधि ने वेलेस्ली के द्वारा पेशवा को सहायता देने का तो वचन दिया गया, लेकिन उसने पेशवा को सहायक संधि में जोड़ लिया, सहायक संधि मानने को मजबूर कर दिया।
इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि अगर अवसर प्राप्त होगा तो पेशवा और अंग्रेज एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। पेशवा अपने यहाँ एक अंग्रेज सेना रखने को तैयार हो गया और इस सेना के खर्चे के रूप में 26 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजों को देना उसने स्वीकार कर लिया। सेना अंग्रेजों की होगी, खर्चा पेशवा उठाएंगे और वो सेना कहाँ रहेगी? पेशवा दरबार में रहेगी। इस बेसिन की संधि के अनुसार यह भी तय हुआ कि पेशवा अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेगा, अपने यहाँ न संबंध रखेगा, अपितु अपने यहाँ किसी को नौकरी भी प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के जो संबंध थे यूरोप में वो बहुत कटुतापूर्ण थे और उसका सीधा सीधा प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ता था। पेशवा अब अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी राज्य के साथ युद्ध नहीं कर पाएगा और ना ही किसी के साथ संधि कर पाएगा। इस संधि के माध्यम से पेशवाओं की जो स्वतंत्रता थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पेशवाओं ने अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथों गिरवी रख दी या अंग्रेजों के हाथों बेच दी। इस संधि के द्वारा मराठों का जो आत्मसम्मान था वो चूर चूर हो गया, उसे प्रबल आघात लगा। यह जो संधि थी, इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों की स्थिति में आशातीत वृद्धि हुई। एक पाश्चात्य विद्वान डीन हंटन के अनुसार निसंदेह यह संधि एक ऐसा कदम था जिसने पश्चिम भारत में अंग्रेजी राज्य के आधार को एकदम बदल दिया। उसने एक ही क्षण में अंग्रेजों की जिम्मेदारियां भी 3 गुना बढ़ा दी। इस संधि का सबसे बड़ा जो दोष था वो था कि इसके द्वारा, इससे अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध अनिवार्य हो, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली ने मराठों के आंतरिक विवादों को सुलझाने की जो जिम्मेदारी थी वो भी अपने ऊपर ले ली थी। इसके अतिरिक्त मराठा सरदारों के द्वारा जो सहायक संधि थी या बेसिन की संधि थी, उसका विरोध भी एक बड़ा कारण था आंग्ल मराठा संघर्ष के दूसरे चरण के लिए या दूसरे युद्ध के लिए। पेशवा ने तो अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो अन्य सरदार थे या अन्य जो मराठा जाति थी वो इस संधि से क्षुब्ध हो गई, वो बड़े क्रोध में थे। इस संधि के द्वारा उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को बड़ा आघात लगा था। उनका ये मानना था कि पेशवा ने बिना किसी सलाह मशवरे के अंग्रेजों के हाथ मराठाओं की संप्रभुता बेच दी और अब वे इस फिराक में या इस ताक में या अवसर के इंतजार में बैठे कि किस प्रकार से अंग्रेजों से बदला लेने का मौका मिले। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि इतना होने के पश्चात भी मराठा सरदार एकजुट नहीं हो रहे थे। होलकर ने तो मराठा संघ में सम्मिलित होने को से साफ साफ ही इनकार कर दिया। इसके अलावा जो लॉर्ड वेलेजली था, उसकी साम्राज्यवादी जो नीति थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार थी अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष के लिए। वेलेजली मानसिक रूप से और वैचारिक दृष्टिकोण से घोर साम्राज्यवादी था। वह भारत में हर स्थिति में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करना चाहता था और इस विस्तार करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि मराठा शक्ति का दमन किया जाए। जब तक मराठा शक्ति का दमन नहीं होगा तब तक अंग्रेजों की जो सर्वोच्च
सत्ता संपन्न स्थिति है वो बनना मुश्किल है। परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। तो इन सब कारणों को लेकर एक बार फिर से जो मराठा और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए और युद्ध के मैदान में दोनों की सेनाएं आ डटी। जो लॉर्ड वेलेजली था वो भी बेसिन की संधि के अनुसार पेशवा को पूना की गद्दी पर बिठाने से चिंतित था। उसने 13 मई 1803 को ऑर्थर वेलेजली, जो वेलेजली का छोटा भाई था, के नेतृत्व में एक सेना पूना भेज दी। इसने बाजीराव द्वितीय को पुनः जो पेशवा की गद्दी है उस पर बिठा दिया। अंग्रेजों ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि सिंधिया और भोसले की जो सम्मिलित सेनाएं हैं उन्हें भी असाई नामक स्थान पर पराजित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भोसले को अरगांव में दोबारा हराया। जनरल लेक ने उत्तरी भारत में अलीगढ़, दिल्ली व आगरे को सिंधिया के चंगुल से मुक्त करा लिया। लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया को दोबारा पराजित किया और मजबूर होकर भोसले ने अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। इस संधि के द्वारा भोसले ने कटक का सूबा अंग्रेजों को दे दिया और वर्धा के पश्चिम का सारा प्रदेश अंग्रेजों को सरेंडर कर दिया। इस संधि के माध्यम से यह भी निश्चित किया गया कि यदि भोसले का निजाम या पेशवा से कोई झगड़ा होता है तो उसे अंग्रेजों का जो मध्यस्थता व अंग्रेजों का जो निर्णय है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो स्वीकार करना पड़ेगा। इस संधि के द्वारा भोसले भी सहायक संधि की शर्तों को मानने को तैयार हो गया और एल्फिंस्टन को भोसले के दरबार में रेजिडेंट बनाकर भेज दिया। दिसंबर 1803 ईस्वी में सूरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ हुई। इस संधि के द्वारा जयपुर, जोधपुर, भड़ौच, गंगा व यमुना के मध्य का जो प्रदेश है वो प्रदेश सिंधिया को अंग्रेजों के हाथों सौंपने पड़े और उसे अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखना भी स्वीकार करना पड़ा। सिंधिया के दरबार में भी एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी और साथ ही साथ इस संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांसीसी जो अधिकारी थे उन्हें अपने दरबार से निकाल देना पड़ा। ये जो द्वितीय मराठा युद्ध था और इसके पश्चात जो होने वाली संधियां थी, इसके परिणाम स्वरूप दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली मराठा सरदार अंग्रेजों के चंगुल में जा फंसे। मराठों की शक्ति को इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ा आघात लगा और अंग्रेजों को भारत के अंदर अपना साम्राज्य बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण व अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। मराठों से अंग्रेजों ने बड़े विस्तृत भूभाग छीन लिए और सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम तो इन संधियों का यह निकला कि जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, वो मराठों के संरक्षण से निकलकर अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का यह कहना था कि इन संधियों से अंग्रेजों को कई महान लाभ हुए। उनका भारत में राज्य विस्तार का सपना पूरा हो गया और वे भारत में एक सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरे और जो प्रमुख रियासतें थी भारत की उनके वो नियंत्रक बन गए। परिणामों की दृष्टि कौन से हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेजों की शक्ति है उसमें
व अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में इस युद्ध के द्वारा आशातीत वृद्धि हुई और इसके विपरीत मराठा शक्ति को भीषण आघात सहना पड़ा। इस युद्ध ने मराठों की शक्ति और प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। पेशवा अंग्रेजों की शरण में चला गया। सिंधिया और भोसले ये दोनों जो सरदार थे, ये भी इनकी शक्तियों का भी दमन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। इसके साथ साथ जो अन्य देशी रियासतें थीं, उन पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने का रास्ता खुल गया। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो थी या परिणाम जो था, वो था मुगल सम्राट का अंग्रेजों के प्रभाव में आना। इसके पश्चात एक मराठा सरदार बाकी था, होलकर, जो अंग्रेजों के प्रभाव में नहीं था। अब लगभग इस चरण में या इस युद्ध के पश्चात लगभग संपूर्ण मराठा सरदार अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। होलकर वेलेजरी के चंगुल से मुक्त था। भोसले व सिंधिया को पराजित करने के पश्चात वेलेजली ने अपना ध्यान होलकर की तरफ लगाया और उसे होलकर के साथ संघर्ष में जाने का जल्दी ही बहाना भी मिल गया। होलकर ने जयपुर राज्य पर आक्रमण किया और जयपुर वेलेजली का मित्र राज्य था। जयपुर ने वेलेजली की अधीनता पहले ही स्वीकार कर रखी थी, अतः जयपुर को सहायता प्रदान करने का बहाना वेलेजली को मिल गया। परिणाम स्वरूप 1804 ईस्वी में वेलेजली ने होलकर पर आक्रमण कर दिया। होलकर व अंग्रेजों के मध्य अनेक स्थानों पर युद्ध हुए और अंततः होलकर को वेलेजली के सम्मुख पराजय का सामना करना पड़ा और वो मैदान से भागकर भरतपुर पहुंच गया। जनरल लेक ने 4 बार भरतपुर के दुर्ग पर चढ़ाई की, लेकिन वो भरतपुर को जीतने में सफल नहीं हो सका। इसी बीच वेलेजली की जो आक्रामक नीतियां थीं, उनसे जो अंग्रेज सरकार थी वो नाराज थी, या कंपनी के संचालक नाराज थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने वेलेजली को वापस बुला लिया और होलकर और अंग्रेजों के या कंपनी का जो संघर्ष था वो अनिर्णय की स्थिति में समाप्त हो गया। तो इस प्रकार इस द्वितीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है भारत का, वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। जो बड़ी शक्ति थी, जो बड़े क्षत्रप थे, बड़े सरदार थे मराठों के, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब होलकर एकमात्र ऐसा सरदार बचा था जो अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त था। तो इस प्रकार आंग्ल मराठा संघर्ष का जो द्वितीय चरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।